हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 और 2 नहीं देखे हैं आप उन्हें जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का भी लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हाँ मतलब ऐसे जेन्युइन हुआ था, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, थोड़ा साउंड बहुत कम आया था। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, साउंड के लिए कोई इशू नहीं होगा। आगे से हम ध्यान भी रखेंगे कि साउंड थोड़ा कम ना आए। हमने भी देखा जाकर यूट्यूब पे तो साउंड काफ़ी कम आ रहा था। ठीक है बच्चे, तो अगेन सॉरी। हाँ, देखिए आप लोग ना पीडीएफ, अगर कितने बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको ना ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, इन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। किसी भी एग्जाम में आपको अगर अच्छा करना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे ये भी बोले थे कमेंट में, पता नहीं नाम तो याद नहीं है, एक लड़का ने बोला था, एक स्टूडेंट ने, कि सर जो आप ये क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चंडीगढ़ का क्वेश्चन करवाते हैं, राजस्थान का, यूपी का, महाराष्ट्र का, अलग अलग स्टेट का करवाते हैं, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर ये जो करवाते हैं आप, ये क्या बिहार में आ सकते हैं क्या? तो हाँ देखिए, ये जितने सारे क्वेश्चन हम कराते हैं, आपके एमसीक्यू कराते हैं जितने भी किसी भी स्टेट का, वो आपके भी स्टेट में आ सकता है, तभी तो कराया जाता है ना। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ का, ये चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया है, तो चंडीगढ़ में ही नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? ये किसी और आपके भी स्टेट में आ सकता है। हाँ, मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, ठीक है, समझिए मान लीजिए आप बिहार से हैं, कोई क्वेश्चन आप चंडीगढ़ का कर रहे हैं, तो वो आपके भी स्टेट में आ सकता है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए आपका बिहार के, जैसे मान लीजिए बिहार से पूछा गया, एक क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बिहार के सीएम कौन है। ठीक है, तो नीतीश जी है। ठीक है, चाहे बिहार से मान लीजिए कोई अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में जो जू है, चिड़ियाघर है, उसका क्या नाम, तो वो आपके बिहार में ही स्पेशली पूछे जाएंगे। जो बिहार के स्टेटिक जीके होते हैं वो बिहार में ही स्पेशली पूछे जाते हैं, पर अदर स्टेट के जीके हर जगह चलते हैं। जैसे मान लीजिए जीडीपी के बारे में हमको जानना है, तो जीडीपी के बारे में तो आप राजस्थान में भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में भी पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीआई के बारे में पढ़ना है तो किसी भी एग्जाम के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके बिहार में ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग पढ़िए। और भी बच्चे बोल रहे थे, उन्होंने ने कि सर ये जो आप क्वेश्चन कराते हैं 9th एंड 10th, इसी से क्वेश्चन आएंगे क्या? देखिए बच्चे, ये आपके जो एग्जाम होते हैं 9th एंड 10th के बेस पे ही एग्जाम होते हैं, तो इन्हीं में से ना क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एमसीक्यू जो कराते हैं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देखते हैं ना, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ना, तो आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, उसे आप लिख लीजिए, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है कि हाँ इसके बारे में ये लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, तो कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, उनका रिप्लाई हम देंगे। और कोई भी दिक्कत होगा आप फ्रीली, मतलब आप टेलीग्राम पे भी अपना कमेंट डाल सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, या फिर इसके नीचे जो वीडियो आता है उसके नीचे भी आप कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, आप फिर से एक बार रीएड्रेस कर लीजिए। और ठीक है, और जो भी बच्चे आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर दिए थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे दिए थे और कुछ नहीं दिए थे, तो आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये उत्तर प्रदेश में आया ना, तो ये जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन ही आएगा, आपके बिहार में भी आ सकता है, महाराष्ट्र में भी आ सकता है, राजस्थान में भी आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट में आ सकता है। समझ गए? तो आप कभी भी पैनिक नहीं हुए कि जो ये सारी चीजें करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, किसी भी स्टेट का, ये हमारे स्टेट के लिए जरूरी नहीं है, आपके स्टेट के लिए भी जरूरी है। हाँ, पर जो चीज स्पेशली बिहार के हैं, जो राजस्थान के हैं, वो चीज हम खुद ही नहीं कराते हैं। आपके बिहार से कोई क्वेश्चन आता है उठ के, वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो बिहार में ही आएंगे, तो बिहार वाले बच्चों को लिए कराया जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो कराया जाता है ये सब लोग पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, किसी भी स्टेट के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। पूछा जा रहा है केंद्र सरकार की आय के स्रोत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आय के स्रोत नहीं है।
देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा, थोड़ा हम चारों ऑप्शन के बारे में पहले जान जाते हैं। देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी होता है ना कि जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उनको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। अब भाई ये भी दिक्कत है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये भी तो जानना चाहिए ना। तो देखिए एक्सपोर्ट का मतलब हुआ ना कि जैसे आप यहाँ कोई सामान बना रहे हैं और अपना सामान किसी और देश में बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने हेलीकॉप्टर कोई बनाया, हेलीकॉप्टर के कोई पार्ट बनाया, ठीक है, तो हाँ मान लीजिए कोई वैक्सीन बना रहे थे ना हम लोग, काफी ज्यादा वैक्सीन हम लोग ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए, तो जो वैक्सीन हम बना रहे थे अपना वैक्सीन किसी और कंट्री को बेचते हैं, जैसे मान लीजिए यूके के बेचते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को, तो उनको हम बेचते हैं, पैसा उनसे लेते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। समझ गए। और इंपोर्ट का मतलब हुआ जैसे आपने क्या कौन से वैक्सीन लिए थे, पुतिन वैक्सीन लिए थे ना, तो वहां से जो पुतनिक वैक्सीन लिए थे, तो वहां से जो आप वैक्सीन लिए थे तो अपने देश में लिए थे, तो उनको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए यूएसए से आप कोई सामान मंगाते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि दिवाली पे पटाखा वो होता है जो चूनी लाइट होता है, जो लड़ी जिसको बोलते हैं, तो सस्ता मिलता है, तो चाइना से आता है, तो आप चाइना से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीजें, और अपने देश में बेच रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। आप वहाँ चाइना से मतलब खरीद कर अपने देश में बेच रहे हैं, तो उसे इंपोर्ट कहेंगे। समझ गए। एक्सपोर्ट को कैसे याद करेंगे, एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट, जब आपके देश से कोई चीज चला जाएगा दूसरे देश में, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट को कैसे याद करेंगे, इनटू, इनटू मतलब में, जब आपके देश में कोई चीज आएगा तो उनको क्या कहेंगे, इंपोर्ट। ठीक है बच्चे, ये समझ गए कस्टम ड्यूटी का मतलब। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। इसी में है कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है महीने का 6 लाख रुपये, ठीक है, महीने का 6 लाख रुपये, तो आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। समझ गए। जैसे मान लीजिए जिनका सैलरी है महीने का साल का पर एनम का 6 लाख रुपया है, तो उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है, 2.5 या 3% ये गवर्नमेंट लगाई है कि जिनका सालाना आय 6 लाख से ऊपर है उनको टैक्स देना पड़ेगा। 3%, 4%, 5% वो अपना गवर्नमेंट लगाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। अब नीचे दिया है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है कि जैसे आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप पार्ले जी बिस्किट खरीदने गए, तो उस पर भी तो टैक्स लगता है भाई। वो टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आप भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हर गरीब टैक्स देता है, तो वो जो लोग टैक्स देते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जिनकी सैलरी से कटती है, जिनका 6 लाख से ऊपर सैलरी है, वो कुछ सरकार को अकाउंट में जैसे उनका सैलरी आता है वहां से कट जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। समझ गए। तो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए क्या होता है, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का मतलब हुआ, जैसे आप देखेंगे जो भूमि वगैरह है, तो ये राज्य सरकार क्या करती है, इस पे कर लगाती है, इनको क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। जैसे मान लीजिए कि आप जमीन लिखवाने जाएंगे ना, जब आप जमीन लिखवाने जाएंगे तो आप रजिस्ट्री वगैरह का कुछ पैसा देना पड़ता है, वो सरकार पैसा लेती है, तो उनको क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू एक तरह से। समझ गया। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते, बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन तीनों क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रांटेड वर्क इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये तो क्वेश्चन हमें शायद लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, नरेगा के बारे में आप लोग कराए थे ना, ये दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, हमने एक लास्ट क्वेश्चन में ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि नरेगा को अब क्या हमने कर दिया है, एमजी नरेगा बना दिया गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एमजी नरेगा कब हुआ था, 2009 में, आपको ये बताए थे ना। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कब आया था, 2005 में आया था। ठीक है। तो ये पहले कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए आया था, पहले ये ना 200 डिस्ट्रिक्ट के लिए आया था कि ये नरेगा जो है 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा। उसके बाद से जब 200 डिस्ट्रिक्ट में ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको एक्सटेंड करके 600 डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ठीक है। और इसमें नरेगा में महिलाओं के लिए जो सीट है ना, जो फीमेल लोग हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व किया गया था। ठीक है। और ये कितने दिन के लिए है, तो आपके 100 दिन के लिए आया था, 99 डे के लिए। 99 होता तब भी सही होता,
तो 100 दिन के लिए भी नरेगा काम आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखे होंगे ना आप, हमने इमेज लगा के भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि लोग एक बास्केट जैसा टोकरी लेकर मिट्टी इधर उधर डालते हैं, जैसे रोड वोड बनाना होता है ना गाँव में, आप देखेंगे तो वो लोग पहले करते थे, अभी भी करते हैं, पेंडेमिक टाइम में भी कर रहे थे। तो ये समय करते हैं, जैसे वृक्ष वगैरह लगाना होता था, पानी देना होता था, तो ये सारे लोग नरेगा वाला काम करते थे। ठीक है बच्चे, तो नरेगा से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बता दी। हाँ, ये भी आ सकता है क्वेश्चन एक और बता देते हैं कि ये जो नरेगा है इन्हें कौन लाया था, किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, इस एक्ट को किसने प्रपोज किया था? तो पीवी, इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा ने प्रपोज किया था। कब किया था? तो 1991 में, याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रपोज किया था। और कब आया था ये एक्ट? 2005 में आया था। एमजी नरेगा कब हो गया? 2009 में हुआ। इसमें पहले सबसे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था? तो 200 डिस्ट्रिक्ट में। और कितने दिनों के लिए काम है? तो 100 दिनों के लिए। ठीक है, इसमें फीमेल के लिए सीट रिजर्व किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एजेंसी इशू 1 रुपी करेंसी इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में 1 रुपये के नोट जारी करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जारी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 रुपये के जो सिक्का है वो फाइनेंस मिनिस्टर जारी करती है, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और जैसे मान लीजिए 500 के नोट हो गया, 1000 के नोट हो गया, 300 का, सॉरी 100 रुपया का हो गया, तो ये कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, और आरबीआई का गवर्नर कौन है? अभी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, यानी अभी जो नए पैसा आए हैं उस पर किनका नाम लिखा है, किस गवर्नर का नाम लिखा है? तो आप लोग बताएंगे आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है बच्चे, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहां से सर्च करने के बाद आपको आंसर पता चलता है, फिर आप कमेंट में कीजिए। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं अगर नहीं पता तो आप सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए। एक बार आप सर्च कर लेंगे ना तो फायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और कमेंट कर देते तो इससे क्या फायदा हो जाता है? दूसरे बच्चे को कमेंट जाकर वो पढ़ते हैं तो उनको भी क्वेश्चन याद हो जाता है, इसीलिए हम क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे आरबीआई के गवर्नर कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, पूछा जा रहा है 36 क्वेश्चन में, सेलिंग अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज कॉल्ड। देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुछ हिस्सों की बिक्री को क्या कहा जाता है? ये दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है, तो जो आपके पब्लिक सेक्टर में हम कोई चीज हिस्सा बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन? अच्छा नहीं यार, देखिए ग्लोबलाइजेशन, अच्छा 3 चीज यहाँ है। एलपीजी, ठीक है, ये कब आया था आपका? एलपीजी कब आया था? 1991 में। आपको पता है ना, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 में आया था। तो देखिए ये आपके न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बारे में हमने बताया था। एल के मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन। पी के मतलब प्राइवेटाइजेशन। जी के मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में नहीं आता है, तो ऐसे ही ये तीनों को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, और एलपीजी के मतलब आपको पता है ना बच्चे क्या होता है? लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल होना। जैसे आप लिबरल का मतलब होना कि जैसे मान लीजिए आप काफी ज्यादा सख्त है किसी चीज को लेकर कि नहीं हम ये नियम लाएंगे वो नियम लाएंगे, तो उस समय 1991 से पहले ना सरकार बहुत सारा नियम लाती थी। कोई अगर कंपनी खोलने के लिए इंडिया में आता था तो उन्हें काफी ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, तो सरकार लिबरल हो गई, तो एक से कंपनी खुलने लगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ ना कि जो गवर्नमेंट चीजें था, जो गवर्नमेंट सरकारी जो कंपनियां थी उनको क्या कर दिया गया? बेचकर प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब कहते हैं कि जो हमारे इंडिया से जो सामान था वो बाहर देशों में भी बेचे जाने लगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा पर हम अपने दूसरे कंट्री में भी बेचना शुरू कर दिए, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी के मतलब समझ गए ये तीनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 37 क्वेश्चन क्या है? ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द विच एक्टिविटी। ठीक है, देखिए लिखा है नीली क्रांति किस गतिविधि से जुड़ी हुई। देखिए इसमें बहुत सारा क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको शायद हमने एक बार लास्ट लेक्चर नहीं किसी और में भी बताया था कि
ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन कब आया था। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन आपके फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये व्हीट एंड राइस के लिए आया था। ये कब आया था? 1968 के टाइम आया था, समझ गए। और इनको कौन लाए थे? इनका फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। देखिए कुछ रेवोल्यूशन है, हम उनके बारे में बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि ब्लैक रेवोल्यूशन कब? ब्लैक रेवोल्यूशन में क्या चीज आता है, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन, तो ब्लैक रेवोल्यूशन में पेट्रोलियम प्रोडक्शन आते हैं, जो पेट्रोल वगैरह होता है ना, वो डीजल वगैरह वो आते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन में, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता दिए। एक होता है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन में क्या आता है? जैसे लेदर हो गया, ठीक है, लेदर हो गया, कोका हो गया, ये सारी चीजें आती है। एक होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन में क्या आता है? जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, हनी हो गया, फ्रूट प्रोडक्शन हो गया। जैसे आप देखे होंगे ना, जैसे वो नहीं होती मधुमक्खी होती है, उनका पालन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं? आपके गोल्डन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब जिसमें व्हीट एंड राइस आते हैं वो हो गया ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पेस्टिसाइड वगैरह होता है, ये सारे चीज आते हैं, ठीक। पिंक रेवोल्यूशन में क्या आते हैं? मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्शन हो गया, हैन वगैरह होते हैं, मुर्गी वगैरह वो होते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन में क्या आता है? एग प्रोडक्शन होता है, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या आता है? व्हाइट रेवोल्यूशन में जैसे व्हाइट, आप व्हाइट के बारे में कैसे याद करेंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन में व्हाइट कैसा होता है? जैसे मिल्क कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या आता है? मिल्क आता है। येलो रेवोल्यूशन में क्या आता है? ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। हम एक काम करेंगे, एक नोट्स बना के ना आपको टेलीग्राम में भी ये प्रोवाइड करा देंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप वहां से भी लिख लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं लिख पाएंगे तो हम टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज नॉट फीचर ऑफ मनी। पूछा जा रहा है इसमें से मनी का फीचर कौन सा नहीं है। तो आपको ये चीज भी हमने बताया था जब बार्टर सिस्टम के बारे में बता रहा था, तो उस समय इस चीज के बारे में हमने बताया था कि मनी के बारे में, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट फीचर ऑफ मनी। इनमें से कौन सा धन की विशेषता नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आपके धन की विशेषता है। सोर्स ऑफ इनकम, ये भी आपका धन की विशेषता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप पैसा का स्टोर कर सकते हैं, ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूनिट ऑफ अकाउंट आपके मनी का फीचर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होना, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए और बोले कि हमें 10 रुपया की बिस्किट दीजिए, तो आपने 10 रुपया का नोट दे दिया और वो आपको बिस्किट दे दिए, तो आप इजिली एक्सचेंज कर लिए कि नहीं? ये चीजें इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग रिलेटेड टू अंत्योदय अन्न योजना, ठीक। अब देखिए अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा रॉन्ग है। देखिए तो अंत्योदय अन्न योजना कब आया था? 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च इन दिसंबर 2000 ईस्वी में। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? 2 करोड़ फैमिली हैव बीन कवर अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। हाँ देखिए पहले क्या हुआ था, जब ये अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में आया था तो पहले 1 करोड़ फैमिली को कवर किया जाता था, अब 2 करोड़ फैमिली का कवर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया व्हीट इज सप्लाई एट द रेट ऑफ 6 रुपया पर केजी राइस एंड 7 रुपया अंडर दिस स्कीम। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कौन रॉन्ग है, तो रॉन्ग कोई नहीं है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ द अबव, डी सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे सही है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं जैसे ये वाला जो लिखा है ना ऑप्शन, हाँ इसमें एक और चीज भी बता दें। देखिए एक होता है अंत्योदय अन्न योजना, एक होता है BPL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। एक होता है APL, एवरेज पॉवर्टी लाइन, समझ गए। तो सबसे ज्यादा जो लोग कमजोर होते हैं उनको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना, और उनसे जो अच्छे होते हैं उनको क्या कहते हैं? BPL बोलते हैं,
ठीक है, और जो सबसे अच्छे होते हैं उनको क्या कहते हैं, APL कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक चीज, हाँ यार बता ही दे रहा हूँ, सॉरी। जैसे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था MSP के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये कौन रिलीज करता है, ये कब आता है? जैसे मान लीजिए फसल का किसी की कटाई हो गया और उसके बाद वो फसल जो होते हैं प्रचुर मात्रा में मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक रेट प्रोड्यूस करती है कि इस रेट पे अगर आप लोगों को हमसे बेचना है तो आप बेच सकते हैं, उनको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी के लिए तो लेकर धंधा हुआ था, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है बच्चे, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, MSP। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट वन रिलेटेड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें से बताना है कि रोजगार के अंतर्गत संबंधित सही प्रश्न ज्ञात कीजिए। रोजगार किसे कहते हैं, इसी ऑप्शन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। इसमें से पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें से रोजगार से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, अच्छा हिंदी में समझ में आएगा। रोजगार के अंतर्गत वे काम नहीं करना चाहते। जो यार इंसान काम करना नहीं चाहता है उनको क्या कहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। आप काम करना चाहोगे तभी तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वे आलसी तरीके से काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एकदम कभी पढ़ते नहीं है, बस कॉपी कलम लेकर चले जाते हैं दिखाने के लिए लोगों से गली में, ठीक है, स्कूल से बाहर दिखाते, तो आप स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट का मतलब ये हुआ है कि जिनके अंदर ज्ञान है, पढ़ते हैं, वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, वो बिना आलसी। स्टूडेंट का मतलब क्या, आप आलसी बनोगे तो यार क्या जिंदगी में कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। चलिए सी की ओर आगे बढ़ते। वे जो काम करने में सक्षम है उसे कम काम प्राप्त होते हैं। हाँ देखिए, जैसे आप है, ठीक है, आपको पढ़ने का मन करता है, ठीक है, आपको पढ़ने का मन करता है पर आपके यहाँ स्कूल नहीं है, तो आप दूसरे जगह जाके पढ़ेंगे, तो आप स्टूडेंट है कि नहीं। तो वो इंसान जिन्हें काम करने का मन करता है पर उनके लिए काम कम पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा सही हो जाएगा। उन्हें अपने काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग वन अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। ये देखिए आप लोगों को पहले भी हमने बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर से एक बार बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी, देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर आता है, डायरी आता है, डेयरी जो होता है, डायरी में बोल रहा हूँ, डेयरी नहीं होता, मदर डेयरी वगैरह और सारी भी डेयरी, फिशिंग होता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री आता है। ये सारी चीजें आती है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे मान लीजिए आपने, ठीक है, मान लीजिए आप गेहूं लेकर आए और गेहूं को हमने क्या कर दिया, मशीन में गया, उनको पिसाई कर कर आटा में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। समझ गए, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, मोबाइल से आप बात करते एक दूसरे से, ठीक है, ये आ गया, बैंकिंग सिस्टम आ गया, ट्रेड आ गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके टर्शियरी सेक्टर में। तो आप लोग याद रखेंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, टर्शियरी में क्या आता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से सेकेंडरी सेक्टर, इसमें से फाइंड आउट द रॉन्ग वन अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है कि कौन इसमें से रॉन्ग है जो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स एंड शुगर कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर। हाँ ये भी सही है। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज मोर इन करेंट जीडीपी इन इंडिया। नहीं यार, ऑप्शन नंबर तो सी आपका गलत है। जो आपके सेकेंडरी सेक्टर में जो चीजें आते हैं, यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ईंटों और चीनी का विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ये है ना, वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है। नहीं, ये तो भाई गलत बात है, इनकी अधिकारी इनका हिस्सेदारी ज्यादा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए, अब से मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। समझ गए,
इसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे कैसे बताया आप लोगों को, गेहूं से हम आटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करके ना उनका पिसाई विसाई करके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि विच एमंग द फ्लोइंग इज मनी फंक्शन, ये आपको बता दिए, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आप लोग कमेंट में ऑप्शन का रिप्लाई देंगे। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड द बंगाल फेमाइन अकर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 30 लाख पीपल इन बंगाल प्रोविंस। देखिए आपकी हिस्ट्री में हम करवाए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में भी कराया गया है ये वाला चीज है, ठीक है। ये कब आया था? 1943 में आया था। आप लोग कितना बार ये करवाए हैं, तो ठीक है। तो ये लोग, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए हाँ, इसको ना अगर एक और चीज बता दे रहे, 1943 में जो फेमाइन आता है उनको कहा जाता है बंगाल फेमाइन भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल फेमाइन कब हुआ था, ठीक है, तो 1943 में। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने 45 क्वेश्चन कर लिया अभी तक, ठीक है। जो भी बच्चे, अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लगता है आप उन्हें लिख लीजिएगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बना लीजिए और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बोलिए कि सर हमको ये चीज़ दिक्कत है, साउंड नहीं आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं ये चीज़ हमको समझ नहीं आया, तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हम लोग हमेशा आपका साथ देंगे और अच्छे कंटेंट देंगे, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।